हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आज के करंट अफेयर एनालिसिस लेक्चर में, जिसमें इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी एंड अदर सोर्सेज से ली गई न्यूज़ को होलिस्टिकली एनालाइज किया जाएगा आपके प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू को ध्यान में रखते हुए। ये लेक्चर आपके यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस एग्जाम्स के लिए उपयोगी साबित होगा। लेक्चर से रिलेटेड वैल्यू एडिशन की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आपको वहाँ पे जाना है, ज्वाइन करना है चैनल, ठीक है, डेली पीडीएफ के लिए। वहाँ पे आपको डेली पीडीएफ्स प्रोवाइड कराई जाती हैं, बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंट होके, बिल्कुल फोकस्ड होके। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर भी एक मोटिवेशनल कोट से। हाउएवर डिफिकल्ट लाइफ में सीम, देयर इज़ ऑलवेज समथिंग यू कैन डू एंड सक्सीड एट। यानी कि आप हार मत मानिए, आपको रखना है खुद पे भरोसा कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस होंगे या कुछ ऐसी सिचुएशंस होंगी जिसमें आप थोड़ी डिफ़िकल्टी फेस कर रहे होंगे। राइट, आपको भरोसा रखना है खुद पे, खुद की हिम्मत पे कि हाँ आप उन्हें झेल लेंगे, आप उनसे डील कर लेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। मैं महिमा मिश्रा प्रेजेंट करती हूँ आज का इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर एनालिसिस। इंडेक्स देखते हैं क्या पढ़ना है और क्यों पढ़ना है। स्टेम सेल जीएस पेपर 3 बायोटेक्नोलॉजी, प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आते हैं, इससे इम्पॉर्टेंट है बहुत। एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट 2023 यूएनईपी की रिपोर्ट है, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। और जीएस पेपर 3 में अगर आप इन्वायरमेंट फाइनेंस, क्लाइमेट फाइनेंस या अगर आप कोई आंसर लिख रहे हैं तो उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। यूनेस्कोस क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क, ये वाला मैंने आपको कल भी पढ़ाया था। आज इससे रिलेटेड कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन दी गई है न्यूज़पेपर में, ये भी पढ़ेंगे। मुंबई का एयर पॉल्यूशन, बहुत दिनों से ये न्यूज़ में है, ठीक है। आज इससे रिलेटेड एक एडिटोरियल आया है, उसमें कुछ सॉल्यूशंस बताए गए हैं, तो मैंने वो एडिटोरियल ले लिया। इंडियाज़ इनिशिएटिव रिगार्डिंग क्लाइमेट फाइनेंस, ये भी हम देखेंगे, ये भी एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट वाली न्यूज़ से ही लिंक करता है। पहली न्यूज़ देखेंगे, स्टेम सेल रिसर्च पेव्स वे टुवर्ड रीजनरेटिंग स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल वो मसल होती हैं जो बोन को हड्डी को सपोर्ट करती हैं, ठीक है, वो होती है स्केलेटल मसल। और ये होता है स्टेम सेल, वो सेल जो नई सेल्स को रीजनरेट कर सकते हैं, बना सकते हैं, डॉटर सेल्स को बना सकते हैं, ठीक है। ये स्टडी पब्लिश की गई थी जर्नल नेचर सेल बायोलॉजी में। इसमें क्या कहा गया है कि हेल्थी एडल्ट मसल ना, उनके पास रीजनरेट होने की या रिपेयर करने की कैपेसिटी होती है। वो देखा होगा आपने, जब बिल्कुल एक टफ़ वर्कआउट हो जाता है या ज़्यादा एक्सरसाइज या ज़्यादा चलना हो जाता है तो पैर में दर्द होता है, मतलब पैर की मसल्स में दर्द होता है, थोड़ा खिंचाव सा रहता है वहाँ पे, पर वो सिर्फ कुछ दिन के लिए होता है, उसके बाद ठीक हो जाता है। इसका मतलब ये है कि हमारे पैर की जो मसल्स हैं, हड्डियों के आसपास के जो मसल्स हैं, उनके पास खुद को रिपेयर करने की कैपेसिटी है, राइट। और मसल में अगर कुछ खिंचाव भी आ जाता है या फिर स्टिफनेस आ जाती है तो थोड़ी सी मेडिकेशन के बाद ही वो ठीक हो जाता है। अब ये देखा जा रहा है कि ह्यूमन बॉडी के पास तो ये चीज़ है कि वो अपनी मसल्स को खुद ठीक कर सकती है। अब लैब ग्रोन स्टेम सेल मसल कैसे काम करेगा? लैब ग्रोन मतलब एक स्टेम सेल से आपने बहुत सारी डॉटर सेल बना दी लेबोरेटरी में, ठीक है। अब ये देखा जा रहा है कि लैब ग्रोन स्टेम सेल काम करेगा कि नहीं करेगा। कुछ मसल रिलेटेड डिजीज़ होती है जिनकी मसल जल्दी से ठीक नहीं हो पाती या खुद को रिपेयर नहीं कर पाती, उनकी लाइफ को ठीक करने के लिए ये डिस्कवरी बहुत इम्पॉर्टेंट होगी, ये रिसर्च बहुत इम्पॉर्टेंट होगी। लैब ग्रोन स्टेम सेल से रीजनरेटिव मसल स्केलेटल सेल्स बनाना, राइट। फॉर ईयर्स researchers have been trying to direct human pluripotent stem cell. प्लोरीपोटेंट वो सेल होता है जिससे कोई सा भी सेल बनाया जा सकता है, ठीक है, which can become any cell type in the body to generate skeletal muscle stem cell that can function appropriately in living muscle and regenerate muscle fiber. अब वही ट्राई किया जा रहा है, लैब ग्रोन मसल सेल को अभी माइस में डाला गया है, तो ये देखा जा रहा है कि उसकी मसल्स को रिपेयर वो कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। न्यू जो डॉटर सेल्स होती हैं, जो रीजनरेटिव सेल्स होते हैं, उसे वो बना पाता है कि नहीं बना पाता है।
यहाँ पे पढ़ना इम्पॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए स्टेम सेल। स्टेम सेल आपके जीएस पेपर 3 बायोटेक्नोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट कॉन्स्टिट्यूट करता है। स्टेम सेल क्या होता है? बॉडी का एक रॉ मटेरियल होता है, वो सेल जो अदर सेल बना सकता है कुछ स्पेशलाइज्ड फंक्शन के साथ। ठीक है, लेबोरेटरी में ये डॉटर सेल बना देता है। जैसे कि ये वाला सेल है, ये रिप्रोड्यूस हो जाएगा ये वाला सेल। ठीक है, बहुत सारे रीजनरेट हो जाएगा और बहुत सारी डॉटर सेल बना देगा। अब ये वाले जो सेल्स होंगे ये पेशेंट्स के लिए काम आएंगे। ठीक है, ऐसा दीज डॉटर सेल ये या तो न्यू सेल बना देते हैं या कुछ स्पेशलाइज्ड डिफ्रेंशिएशन ये सेल्स रखते हैं अपने आप में, जैसे कि ब्लड सेल हो गया, ब्रेन सेल, हार्ट मसल, बोन सेल। ठीक है, ये कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स बनाए जाते हैं। इसमें कोई दूसरा सेल नहीं होता बॉडी में जो अपने आप को रीजनरेट कर सके, न्यू सेल बना सके। ठीक है, ये स्टेम सेल होता है जो बना सकता है दूसरे। ठीक है, और कोई सेल नहीं होता। अब देखते हैं स्टेम सेल थेरेपी क्या है। वही थेरेपी, लेबोरेटरी में बहुत सारे स्टेम सेल्स या कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स को ग्रोन करके पेशेंट की बॉडी में इंड्यूस कर देना है, डाल देना है या ट्रांसप्लांट कर देना है, जिस वजह से उसकी मसल्स ठीक रहें। ठीक है, अगर पैर की मसल्स ख़राब हो गई है, किसी बीमारी के कारणवश ठीक नहीं हो पा रही है, तो ये स्टेम सेल मसल्स काम आएंगी, सेल्स काम आएंगे। राइट, इसी को कहा जाता है स्टेम सेल थेरेपी। ये डिसफंक्शनल एंड इंजर्ड टिश्यू को ठीक करने के काम आता है। डिफरेंट टाइप्स होते हैं इसके भी। एक होता है एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल। एम्ब्रियोनिक में क्या होता है, जब एम्ब्रियो होता है मदर के यूटेरस में, उसको ये एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल प्रोवाइड कराए जाते हैं। ये सेल्स होती हैं ताकि उसकी बॉडी जो है उसका विकास अच्छे से हो सके। ठीक है, बेबी की बॉडी का विकास अच्छे से हो सके। एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स, याद रखिएगा ये बात कि ये एम्ब्रियोस के लिए होता है। ठीक है, ये प्लूरिपोटेंट सेल होते हैं जो कोई सा भी सेल बॉडी में बना सकते हैं। मदर से मिलता है। राइट, मदर अपनी सेल्स वगैरह देखिए क्या बेबी को डेवलप करती है, वैसा ही एम्ब्रियोनिक सेल्स होता है। जैसे कि कुछ डिफॉर्मिटीज़ हैं। राइट, अभी मुंबई में एक रिसेंट हुआ है कि बेबी को वहाँ पे क्रॉनिक लंग कैंसर था। बेबी को मतलब अजन्मे बेबी को, वहाँ पे अनबॉर्न बेबी को क्रॉनिक लंग कैंसर था। अब वो ठीक किया जा सकता है एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल के द्वारा, क्योंकि ये वाले स्टेम सेल स्पेशलाइज्ड होते हैं एम्ब्रियोस को ठीक करने के लिए, उनकी बॉडी का विकास करने के लिए। नेक्स्ट है एडल्ट स्टेम सेल। सप्लाई न्यू सेल एज एन ऑर्गेनिज्म। जैसे कि जो एडल्ट के सेल्स हैं ना, वो या तो रिप्लेस मतलब करना होगा या फिर वो डैमेज हो चुका है सेल। ठीक है, वैसा जैसे कि अभी स्केलेटल सेल्स को ढूंढा जा रहा है, रीजनरेटिव स्केलेटल मसल सेल, वो एडल्ट में यूज़ होगा। इसे मल्टीपोटेंट कहते हैं। मल्टीपोटेंट कहते हैं कि ये कुछ सेल्स में बन पाता है, किसी भी सेल में नहीं। फॉर एग्जाम्पल ब्लड सेल, स्किन कैन रिप्लेस देयर काइंड ओनली। एडल्ट सेल में क्या होता है, मल्टीपोटेंट, एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल, प्लूरिपोटेंट। प्लूरिपोटेंट मतलब कोई सा भी सेल बन जाएगा, और मल्टीपोटेंट मतलब एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ सेल बन पाएगा स्पेशलाइज्ड फंक्शंस के साथ। ठीक है, ये छोटे छोटे फैक्ट प्रीलिम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। और इसका यूज़ आप बोलेंगे कि ह्यूमन रिलेटेड डिजीज़ को ठीक किया जा सकता है। राइट, बायोटेक्नोलॉजी में इसका बहुत बड़ा रोल है। इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल, ये वो होता है जो लैब में बनाया गया हो। जैसे कि एक नॉर्मल एडल्ट सेल लिया, जैसे कि स्किन सेल, ब्लड सेल, उसे रीप्रोग्राम करके उसे बहुत सारी डॉटर सेल बना दिए गए। ठीक है, जस्ट लाइक एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल, ये भी प्लूरिपोटेंट होते हैं कि कोई सा भी स्टेम सेल बन जाएगा।
कि कोई सा भी सेल उससे बन सकता है। ठीक है, प्लूरीपोटेंट याद रखना है, कोई सा भी सेल, मल्टीपोटेंट स्पेसिफिक टाइप ऑफ सेल। ठीक है, चैलेंजेस फेस्ड इन वे फॉरवर्ड क्या है, स्टेम सेल अनडाउटली ऑफर ट्रेमेंडस पोटेंशियल टू ट्रीट, ये आपके मेंस के लिए इंपॉर्टेंट होगा। राइट, अगर टाइप्स पूछेंगे मेंस में तो जो मैंने ऊपर पढ़ा है वो इम्पॉर्टेंट है। और मेंस में इससे थोड़ा बहुत डिफरेंस पूछा जा सकता है स्टेटमेंट्स में, कि वो थोड़ा आगे पीछे करके दे देंगे, बोलेंगे मल्टीपोटेंट सेल से बहुत सारे मतलब किसी भी टाइप के सेल बन सकते हैं, प्लूरीपोटेंट से सिर्फ एक स्पेसिफिक टाइप का बनेगा। वहाँ आपको वो कन्फ्यूज़न क्रिएट करवाएंगे और वहाँ आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना, आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी यहाँ पे चाहिए। राइट, ह्यूमन डिजीज़ेस को ट्रीट करने के लिए इनके पास पोटेंशियल होता है स्टेम सेल्स में अभी, और इसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट करनी होगी। इंडिया का भी पार्टिसिपेशन चाहिए होगा। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी अभी इंडिया में उतनी डेवलप्ड नहीं है और आगे बढ़ानी होगी। ठीक है, ऐसे कुछ कंक्लूजन वगैरह लिख के आपको आ जाना है। द डेंजर लाइज इन द मिक्स ऑफ डेस्परेट पेशेंट्स, enthusiastic scientists, ambitious clinicians एंड कमर्शियल प्रेशर, यानी कि मिसयूज़। ठीक है, मिसयूज़ किया जा सकता है स्टेम सेल थेरेपी को, या स्टेम सेल को रीजनरेट किया जा सकता है किसी बैड पर्पस के लिए, बैड फेथ के लिए। राइट, इसमें इथिकल इश्यूज देखे जाते हैं। Internationally agreed and enforced regulations are essential to protect patients from the dangers of stem cell tourism. ठीक है, हमें इन्फोर्स करना होगा, रेगुलेट करना होगा, मॉनिटर करना होगा इस सेक्टर को। ठीक है, ताकि क्या हो, कंज्यूमर्स मतलब जो पेशेंट्स हैं उन्हें फ़ायदा हो, ह्यूमैनिटी को हम फ़ायदा पहुंचा सकें। क्योंकि साइंस जब तक ह्यूमन के काम नहीं आएगी, ह्यूमैनिटी के काम नहीं आएगी, नेचर के काम नहीं आएगी, तब तक वो साइंस खराब है। रिपोर्ट नेक्स्ट देखते हैं। एज क्लाइमेट इम्पैक्ट एक्सेलरेट, फाइनेंस गैप एडेप्टेशन एफर्ट्स एटलीस्ट 50% बिगर देन थॉट। यानी कि यहाँ पे फाइनेंस गैप की बात कही जा रही है, फाइनेंस कम है। राइट, ग्लोबल वार्मिंग में ये हाल होने वाला है, सी लेवल राइज एंड हायर टेम्परेचर। एक रिपोर्ट आई है, एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट 2023 बाय UNEP। इन्होंने क्या बोला कि प्रोग्रेस ऑन क्लाइमेट एडेप्टेशन इज स्लोइंग ऑन ऑल फ्रंट्स। ठीक है, हम एडेप्टेशन नहीं उतना अपना रहे हैं, उतना फाइनेंस नहीं है। COP28 हुई थी, ठीक है, दुबई UAE में हुई थी। याद रखना है, ये वन लाइनर करंट अफेयर के लिए प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, COP28 इस बार का हुई 2023 दुबई UAE। यहाँ पे जो इन्होंने बोला है ना, ये आपके GS पेपर 3 के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे आपको लिखना है अंडर फाइनेंस्ड, अंडर प्रिपेयर्ड, inadequate investment and planning on climate adaptation leaves world exposed, find that adaptation finance needs of developing countries इतनी बिग है, यानी कि 10 से 18 गुना और फंड फाइनेंस चाहिए होगा। ठीक है, टुडेज ये कल रिपोर्ट जारी की गई थी। एडेप्टेशन रिपोर्ट शोज़ अ ग्रोइंग डिवाइड बिटवीन नीड एंड एक्शन। नीड कितनी है आपको क्लाइमेट रिलेटेड एक्शन लेने की, और आप एक्चुअल में ले कितना रहे हैं। ठीक है, इसके बीच में गैप देखा गया है। व्हेन इट कम्स टू पीपल टू प्रोटेक्टिंग फ्रॉम क्लाइमेट एक्सट्रीम्स, इंडिया के क्या इनिशिएटिव है इससे रिगार्डिंग देख लेते हैं। ये आपको GS पेपर 3 में पॉइंट आउट करना है, और ये छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन काम आ जाएगी आपके प्रीलिम्स के लिए। ठीक है, नेशनल एडेप्टेशन फंड फॉर क्लाइमेट चेंज इस्टेब्लिश किया गया था 2015 में। इसमें क्या है, उन स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज पे ध्यान देना जो वल्नरेबल है क्लाइमेट चेंज को।
वल्नरेबल क्लाइमेट चेंज को, जैसे कि कुछ कोस्टल एरियाज़ वाले स्टेट्स हैं, वहाँ के कोस्टल एरियाज़ सी लेवल राइज हो रहे तो डूब रहे हैं। एंड हिमालयन स्टेट्स आप देखेंगे वहाँ पे अर्थक्वेक और लैंडस्लाइड्स, ग्लेशियल लेक टूट रही है वहाँ पे, राइट। इसका कहीं ना कहीं लिंक होता है क्लाइमेट चेंज से। उन स्टेट्स पे यहाँ पे पैसा खर्च करना, फंड लगाना ही इसका मोटिव था। नेशनल क्लीन एनर्जी फंड, इसका मोटिव था कि ये प्रमोट करे क्लीन एनर्जी को। फंडेड थ्रू एन इनिशियल कार्बन टैक्स, यानी कि जो कोल इंडस्ट्रीज़ हैं, जो कोल यूज़ कर रही हैं इंडस्ट्रीज़, उन पे कार्बन टैक्स लगाया जाएगा, उससे पैसा आएगा, उससे क्लीन एनर्जी को प्रमोट किया जाएगा, सोलार एनर्जी, विंड एनर्जी, ठीक है। इट इज़ गवर्नड बाय एन इंटरमिनिस्ट्रियल ग्रुप विद द फाइनेंस सेक्रेटरी। क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी को बढ़ाना ही इसका मोटिव था। नेशनल एडेप्टेशन फंड इस्टेब्लिश हुआ है 2014 में, ₹100 करोड़, विद एन एम ब्रिजिंग द गैप बिटवीन द नीड एंड अवेलेबल फंड। 100 करोड़ वहाँ लगाए गए क्योंकि ज़्यादा ज़रूरत थी पैसों की। ये ऑपरेट किया जाता है बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। तो ऐसे करते हैं न्यूज़पेपर का एनालिसिस कि आपने हाँ एक रिपोर्ट पढ़ी, आप देखेंगे कि उससे क्या निकल सकता है मेरे प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, क्या मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। और अगर इंटरव्यू में पूछा जाएगा तो आप ये सब, वो तो आप सब यही बोलेंगे कि डेवलप्ड कंट्रीज़ की तरफ से फंडिंग उतनी नहीं है और फंडिंग चाहिए डेवलपिंग कंट्रीज़ को, क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज़ आर मोर वुल्नरेबल, राइट। आपको ऐसे लिखना है, ऐसे वहाँ बोलना है। नेक्स्ट इज क्लियरिंग द डस्ट, लिफ्टिंग द हेज। मुंबई में एयर पॉल्यूशन की प्रॉब्लम बहुत बढ़ती ही जा रही है, जिसका मेन कारण देखा जा रहा है डस्ट एमिशंस फ्रॉम कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़, ठीक है। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ से जो डस्ट एमिट हो रही है, ये एमिट कर रही है PM10, और इसके पास इतनी कैपेसिटी होती है कि ये लंग्स, ह्यूमन लंग्स में एंटर कर जाए। ह्यूमन लंग्स में एंटर कर रहा है, इसका मतलब बहुत सारी रेस्पिरेटरी डिजीज़ेस होने वाली है। अब यहाँ पे कुछ सॉल्यूशंस बताए गए हैं, ये यहाँ पे सॉल्यूशन बताया गया था, मैंने इसीलिए ये वाला एडिटोरियल आप सबके लिए रखा है, क्योंकि एग्जामिनर ना आपका एक सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच देखेगा, राइट। कि आप सॉल्यूशन कितना दे पा रहे हैं, आपको प्रॉब्लम पता है, येस, आप सारे डायमेंशंस जो उस प्रॉब्लम को एनालाइज करिए, उसके बाद सॉल्यूशंस बताइए, ठीक है। व्हेन सच कंस्ट्रक्शन साइट्स, अब जब रेजिडेंशियल एरियाज़ में होती है तो वहाँ पे थ्रेट होता है उनकी हेल्थ को, स्पेशली चिल्ड्रन को, बुज़ुर्ग लोगों को, और या उनको जिनके पास पहले से ही लंग डिजीज़ है। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि सबसे पहले मैपिंग करो, हॉटस्पॉट आइडेंटिफाई करो कि ज़्यादा कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ कहाँ पे हो रही हैं, कौन कौन से एरियाज़ हैं, और उसके रिगार्डिंग आप एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर लेके आइए। स्टैंडर्ड प्रोसीजर मतलब स्टैंडर्ड गाइडलाइंस होंगी, जिसमें कंस्ट्रक्टर्स को या ओनर्स को बोला जाएगा कि आप इससे ज़्यादा एमिशन नहीं करेंगे। इसका डाटा जाना चाहिए म्यूनिसिपैलिटी को, राइट। ये रियल टाइम मॉनिटरिंग होनी चाहिए। एन इंस्टीट्यूशनल सेटअप टू इनेबल रीजनल कोऑर्डिनेशन अमंग सिटीज़ होल्ड्स द की। रीजनल कोऑर्डिनेशन चाहिए। मुंबई के आसपास भी जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ हो रही हैं वहाँ पे भी क्या करना है, गाइडलाइंस को एनफोर्स करवाना है, इम्प्लीमेंट करवाना है, राइट। सारे स्टेक होल्डर्स को इंगेज करना चाहिए, फॉर एग्जांपल मिनिस्ट्री, सेंट्रल मिनिस्ट्री, स्टेट मिनिस्ट्री, लोकल गवर्नमेंट, लोकल लीडर्स अगर वहाँ पे हैं, बिल्डर्स आ जाएंगे, ठीक है, और कुछ NGO वगैरह के पीपल। स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर चाहिए, बिल्डर्स एंड मिटिगेशन मेजर्स चाहिए, ताकि कुछ रेगुलेशंस चाहिए जिसे मैंडेट करवा के पॉल्यूशन प्रॉब्लम को ठीक की जा सके। रियल टाइम डेटा चाहिए, जैसे कि कंस्ट्रक्शन साइट पे आप एमिशन को मॉनिटर करेंगे और उसकी रिपोर्ट जाएगी कि किसके पास, म्यूनिसिपैलिटी के ऑफिस के पास। डेटा सेंसर्स लगाने चाहिए, क्वालिटी डेटा सेंसर्स। ये वाले पॉइंट्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं।
राइट। मुंबई की एयर पोल्यूशन प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है दिल्ली के साथ साथ। इस बार मुंबई भी काफ़ी न्यूज़ में है पोल्यूशन को लेके। इससे आप इंटरव्यू में क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। एज मुंबई अंडरगोज एन इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्मेशन, अब इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे बन रहा है। दिन प्रतिदिन वहाँ पे बिल्डिंग्स खड़ी होंगी ही। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ मुंबई के लिए इम्पॉर्टेंट है, राइट। तो पूरी की पूरी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ को तो बंद नहीं करवा सकते, इकोनॉमी वहाँ की बहुत हार्म हो जाएगी। सेकेंड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है इंडिया के जीडीपी में कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी। कैसे बंद करवाएंगे? हमें क्या करना है? रेगुलेट करना है इससे आने वाले पॉल्यूशन को, इमिशन को, राइट। अ क्लीन कंस्ट्रक्शन ट्रांजिशन दैट टेक्स एनवायरमेंटल कंसिडरेशन इनटू अकाउंट। एनवायरमेंटल कंसिडरेशन वही हमारी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ से कुछ एयर को या सोइल तो पोल्यूट नहीं हो रही है, ठीक है। ये एक रास्ता दिखाएगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन इंडियन सिटीज़, राइट। वर्ल्ड सिटीज़ डे, आप ये भी पॉइंट आउट करेंगे कि वर्ल्ड सिटीज़ डे जो बनाया जा रहा है 31 अक्टूबर को, उसे भी सस्टेनेबल बनाना है, राइट। उसमें ये भी अवेयरनेस फैलानी है कि हमारी सिटीज़ कैसे सस्टेनेबल बन सकती हैं, विदाउट पॉल्यूशन बन सकती हैं, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, यूनेस्को नेम्स कोझिकोड, ये वाला मैंने आपको कल बताया था। कोझिकोड सिटी ऑफ लिटरेचर, राइट। और ग्वालियर इन मध्य प्रदेश है, यहाँ पे सिटी ऑफ म्यूज़िक में कैटेगराइज किया है, इसका दर्जा मिला है। कोझिकोड कहाँ है? केरला में है भाई। ये आपको बहुत इम्पॉर्टेंट है, याद रखना। यूनेस्कोस क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क के द्वारा ये डेजिग्नेशन मिला है। यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क बनाया गया तो 2004 में। यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट मिल जाते हैं। टू प्रमोट कोऑपरेशन अमंग सिटीज़ दैट हैव आइडेंटिफाइड क्रिएटिविटी एज अ स्ट्रैटेजिक फैक्टर फॉर सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट। It includes 350 cities in more than 100 countries. ओके, एक बहुत बड़े लेवल पे ये सिटीज़ को आइडेंटिफाई करती है, जिनका मोटिव क्या रहता है सिटीज़ का? क्रिएटिविटी, ताकि सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट में उनका पार्टिसिपेशन हो। लॉन्च किया गया था टू प्रमोट यूनेस्कोज गोल ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी एंड स्ट्रेंथन रेजिलियंस टू थ्रेट, जैसे कि क्लाइमेट चेंज है, राइजिंग इनइक्वालिटी है, रैपिड अर्बनाइजेशन है। इन सब से डील करने के लिए, कल्चरल डाइवर्सिटी को बढ़ाने के लिए ये लाया गया। अपार्ट फ्रॉम कोझिकोड, ग्वालियर वाराणसी को म्यूज़िक में, श्रीनगर को क्राफ्ट्स एंड फोक में, चेन्नई को म्यूज़िक में, ठीक है। इन सारी सिटीज़ को भी इंक्लूड किया गया है। ये पिछले साल हुआ था, राइट। ये यहाँ पे एक वन लाइनर करंट अफेयर मिला है जो आपके अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। फर्स्ट मलयालम नोवेल, क्योंकि कोझिकोड एक सिटी ऑफ लिटरेचर अगर करार किया गया है तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पे काफ़ी सारी राइटिंग्स होती होंगी, एंशंट लिटरेचर्स होंगे, राइट। एक परंपरा होगी वहाँ पे लिखने की, वही। तो यहाँ पे एक फर्स्ट मलयालम नोवेल का नाम मिला है मुझे। कुंदलथा वॉज बॉर्न इन कोझिकोड, ऑथर्ड बाय अप्पू नेडुंगाडी। ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, वैसे पढ़ लेना चाहिए, ठीक है, थोड़ा सा याद रखना है बस। लास्ट कॉन्फ्रेंस हुई थी सैंटोस ब्राज़ील में, इस साल हुई है इस्तांबुल में, और अगले साल होगी ब्रेगा पोर्तुगल में, ठीक है। ये भी आपके वन लाइनर करंट अफेयर के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। आज के लिए न्यूज़पेपर में था बस इतना ही। तो ऐसे करना होता है आपको न्यूज़पेपर का एनालिसिस कि आप देखेंगे, इम्पॉर्टेंट न्यूज़ पढ़ेंगे और इम्पॉर्टेंट चीज़ें उसमें से एक्सट्रैक्ट करेंगे अपने प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू को ध्यान में रखते हुए। तो मिलते हैं कल। लेक्चर में था बस इतना ही। लेक्चर से रिलेटेड जो वैल्यू एडिशन की PDF होगी ये वाली, और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ क्लिपिंग्स ये मैं दे दूँगी टेलीग्राम चैनल पर।
जिसकी लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ जाके आपको ज्वाइन कर लेना है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको आज के आज ही नोट कर लेने हैं ताकि आपके पास खुद के बनाए हुए नोट्स हों जो एग्ज़ाम के 2 दिन पहले भी रिवाइज़ किए जा सके। डेली न्यूज़पेपर पढ़ के छोड़ नहीं देना। और दूसरी बात, डेली आपको पीडीएफ्स के पीछे नहीं भागना, राइट, कि आप एक ही टॉपिक आप बार बार पढ़े जा रहे हैं। नो, आप एक टॉपिक को एक साथ अच्छे से कंप्लीट कर दीजिए और उसे एक साथ अपने नोट्स में लिख लीजिए, राइट। मिलते हैं कल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।